वेलकम बैक। जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बैक्टीरिया का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट और बैक्टीरिया की डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं बैक्टीरिया का पार्ट 1 लेकर आई थी, जिसमें हम बैक्टीरिया के हैबिटेट, कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन के बारे में जाने थे। जिन बच्चों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाकर देख ले ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, पर मेनली 3 साइंटिस्ट जो है आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत ही अहम योगदान दिया है। पहले है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट कोच दूसरे, और तीसरे हैं लुईस पैस्चर। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ये है डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है, और इन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी। रॉबर्ट कोच ये एक जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और 1905 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन के फील्ड में। लुईस पैस्चर जो है एक फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पेस्चुराइजेशन और फर्मेंटेशन की प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था, और इन्हें बहुत सारे अवार्ड जो है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में मिल चुके हैं। अब 1 बाय 1 हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी। इन्हें बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी का जनक कहा जाता है। इन 1676 he observed and described microorganisms such as bacteria, protozoa and as animalcules. इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब किया, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गए, और उनका नाम दिया एनिमलक्यूल्स। डिस्क्राइब डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म के बारे में डिस्क्राइब किया, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो है रॉड शेप होते हैं, विब्रियो कॉमा शेप होते हैं, और स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया था। First, to observe and describe single cell organism, animalcules we now refer to as microorganism. इन्होंने सबसे पहले ही माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म जीव के बारे में ऑब्जर्व किया और उसको डिस्क्राइब किया, और उसका नाम दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरे हैं रॉबर्ट कोच फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। इन्हें मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है। He demonstrated the role of bacteria in causing disease. इन्होंने बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करते हैं, पैदा करते हैं, उनके भूमिका के बारे में बताया। He perfected the technique of isolating bacteria in pure culture. और इन्होंने प्योर कल्चर से कैसे बैक्टीरिया को अलग किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, उस टेक्निक को इन्होंने सिद्ध किया और उसके बारे में बताया। रॉबर्ट कोच यूज्ड जिलेटिन टू प्रिपेयर सॉलिड मीडिया बट इट वाज नॉट एन आइडियल। रॉबर्ट कोच ने सॉलिड मीडिया में जिलेटिन का यूज करना सिखाया, बट वो जो है आइडल नहीं हो पाया, बिकॉज सिंस जिलेटिन इज अ प्रोटीन, इट इज डाइजेस्टेड बाय मेनी बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटियोलिटिक exoenzyme gelatinase that hydrolyzes the protein to amino acids.
क्योंकि जिलेटिन जो है एक प्रोटीन है और इसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट कर देते हैं और इसको प्रोटीन से अमीनो एसिड में हाइड्रोलाइज कर देते हैं। और ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये मेल्ट होने लगता है। लुईस पैस्चर, ही इज़ द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, और इन्हें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ बॉटल मिल्क भी कहा जाता है, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। He invented the process of pasteurization or fermentation and the development of effective vaccine, rabies and anthrax. इन्होंने जो कि पेस्चराइजेशन की तकनीक को डिस्क्राइब किया था और फर्मेंटेशन जो कि किण्वन की प्रक्रिया होती है। पेस्चराइजेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, स्पोर्स को किल करते हैं। और इन्होंने बहुत सारे इफ़ेक्टिव वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था, जैसे कि रेबीज़ के हो गए वैक्सीन और एंथ्रैक्स के। ही डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। अब ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग मैटर से ही अराइज हुए हैं, बट ऐसा इस थ्योरी को जो है लुईस पैस्चर ने डिस्प्रूव कर दिया था। अब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, जिसमें कि न्यूक्लियोइड डीएनए दिखाया गया है, और प्लाज्मिड जो कि सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। राइबोसोम दिखाया गया है। फिम्ब्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और इसकी आउटर कवरिंग जो होती है कैप्सूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो दिखाया गया। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है स्लाइम लेयर। बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग होती है वो 3 चीज़ों से बनी होती हैं। पहला है स्लाइम, दूसरा मिडिल सेल वॉल एंड तीसरा जो है इनर मोस्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो आउटर कवरिंग होती है वो 2 तरीके की होती है। अगर उसकी जो कवरिंग होती है वो हार्ड होगी तो उसको कैप्सूल बोला जाएगा, और जो सॉफ्ट होगी उसको बोला जाएगा स्लाइम लेयर। It is a gelatinous layer present on the outer surface of the cell wall, usually composed of polysaccharide. When its constituents are only polysaccharide, which form a viscous layer, it is said to be slime layer. जो स्लाइम लेयर होती है वो जिलेटिनस की बनी हुई होती है, और इसके जो कि ये सेल वॉल के ऊपर पाई जाती है, और ये पॉलीसेकेराइड से कंपोज्ड होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। और अगर ये बस पॉलीसेकेराइड से बना हुआ रहेगा और सॉफ्ट रहेगा तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाएगा। बट व्हेन नाइट्रोजनस सब्सटेंस दैट इज अमीनो एसिड आर आल्सो प्रेजेंट अलोंग विथ पॉलीसेकेराइड, देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल। और यही अगर जब पॉलीसेकेराइड के साथ जो है अमीनो एसिड भी मिक्स हो जाएगा और वो हार्ड कवरिंग बन जाएगा तो उसको बोलेंगे कैप्सूल। द स्लाइम लेयर कैप्सूल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डेसिकेशन एंड एंटीबॉडीज। ये जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल होती है ये बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाती है, यानी कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ये सूखने से बचाती है। नेक्स्ट आ गया सेल वॉल। बैक्टीरिया के सेल वॉल जो है 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। पहला है नाग, नैम, दूसरा और तीसरा है अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन। नाग जो है इसको बोलेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये एक जो है पेप्टिडोग्लाइकन का पार्ट है।
The bacterial cell wall has a granular structure but it is tough and rigid. जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो ग्रैनुलर होता है, टफ और रिगिड भी होता है। ग्रैनुलर मतलब कि दानेदार। इट वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम 50 to 100 एंगस्ट्रॉम, और जिसकी थिकनेस होती है वो 50 to 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। द थ्री मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल, और ये जो है तीन मेन कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ होता है। पहला है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और पेप्टाइड चैन। पेप्टाइड चैन यानी कि प्रोटीन की छोटी छोटी अमीनो एसिड की चैन से मिलके बनी हुई रहती है, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि प्रोटीन भी इसमें ऐड है और कार्बोहाइड्रेट भी ऐड है। ये जो सेल वॉल होती है ये दो चीजों से मिली हुई होती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया और ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई होती है। ये दोनों आपस में मिलके एक चैन को क्रिएट करते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल के नीचे पाया जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मॉडल को प्रपोज किया था, कई सारे मॉडल को प्रपोज किया था। लेकिन जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसको प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। According to this model, it is composed of double layer of phospholipid molecule. Phospholipid are of two types, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो जो फॉस्फोलिपिड के जो है दो तरीके के होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, और हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग होते हैं। तो ये जो दो लेयर होते हैं वो अपोजिट टू ईच अदर होते हैं और ओवरलैप होते हैं एक दूसरे से। द हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट टुवर्ड द आउटर साइड। तो जो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग वाला फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है वो आउटर साइड में प्रेजेंट रहता है, और हाइड्रोफोबिक वाला जो है इनर साइड में प्रेजेंट होता है। और लिपिड बाई लेयर के में जो है प्रोटीन भी इम्बेडेड हुए रहते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन द सेल, और ये जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को आने से रोकता है, कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म। अब बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म कैसा होता है? द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स और न्यूक्लिक एसिड भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। It stores organic material in the form of glycogen, volutin and poly-beta hydroxyl butyrate. इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी पाए जाते हैं। इट कंटेन अ क्रोमेटिड और न्यूक्लियर एरिया एंड सम अदर इंक्लूजन। इसमें जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमेटिड और न्यूक्लियर एरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। The bacterial cell is devoid of mitochondria, endoplasmic reticulum, centrosome and Golgi bodies. ये तो आप सबको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, तो प्रोकैरियोटिक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल। The characteristic feature of bacterial nucleus is the absence of nuclear membrane, nucleolus, chromonemata and nuclear shape. तो जो बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये तो आप सबको पता है कि उसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और ना ही उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। द डीएनए मॉलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 म्यूएम लॉन्ग, यूजुअली फॉर्मिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर, sometimes remain diffuse throughout the cytoplasm of the cell.
जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो एकदम क्वाइल्ड होता है और वो सर्कुलर होता है और पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब ये प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, जो कि प्लाज्मिड यानी कि जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है उससे ये डिफरेंट होता है, ये उससे अलग पाया जाता है। ये इसको ऐसे हम लोग समझेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। अगर प्लाज्मिड ना रहे बैक्टीरिया के पास तो भी जो है बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा। और ये प्लाज्मिड जो है सर्कुलर होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं और ये जो है खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी कि ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये खुद से डिवाइड कर सकते हैं। और इसे जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज किया जाता है एज अ वेक्टर। देयर मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस बिटवीन 5 into 10⁻7 and 7 into 10⁻7। इसका मॉलिक्यूलर रेंज जो वेट होता है ये 5 into 10 होता है एंड 7 into 10⁻7 होता है। Each plasmid may contain as many as 100 genes. Plasmid carry a small number of non-essential genes and are copied independently of the chromosome inside the cell। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्लाज्मिड होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और इसके पास जो है स्मॉल नंबर ऑफ नॉन एसेंशियल जीन पाए जाते हैं और ये खुद से कॉपी कर सकते हैं। Ribosomes are the site of protein synthesis in the bacterial cell as in the eukaryotic cell. राइबोसोम जो है साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का और ये जो है दोनों में सेम वर्क करते हैं, बैक्टीरियल सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। इन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर फ्रीक्वेंटली अटैच्ड टू द surface of the endoplasmic reticulum, but in bacteria which do not have ER, ribosome are free in the cytoplasm. Their number varies from 10,000 to 15,000 in cell. जैसे कि हम जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें उनके पास जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो जो ये राइबोसोम होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में उनसे अटैच रहते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें ये फ्री पाए जाते हैं, फ्री मूव करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर ऑफ 70 टाइप एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। और जो बैक्टीरियल राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम पाया जाता है इसमें और इसके 2 सब यूनिट होते हैं। इन अ यंग बैक्टीरियम राइबोसोम्स मेक अकर इन ग्रुप ऑफ 4 to 6 or more. They are held together by special RNA molecule known as messenger RNA। और ये mRNA के साथ ज्वाइन हुआ रहता है जिससे कि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। These groups of ribosomes are known as polyribosomes। और अगर कई सारे राइबोसोम्स अगर चैन में ज्वाइन हो तो उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। अब मीजोसोम्स प्रोकैरियोटिक का माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। दीज आर कॉम्प्लेक्स लोकलाइज इनफोल्डिंग ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मीजोसोम्स जो है मेन इनफोल्डिंग पाए जाते हैं इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। There may be 2-4 mesosomes in a cell and the number is usually higher in bacteria which show high respiratory activity such as nitrifying bacteria। जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनेल्स तो नहीं पाए जाते, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है वही वर्क जो है मीजोसोम करता है बैक्टीरिया में।
और तो इनके जो नंबर होते हैं 2 to 4 होते हैं और ये इस जो है इनफोल्डिंग में पाए जाते हैं और ये साइटोप्लाज्म से अटैच हुए रहते हैं और इनका वर्क जो है रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं ये, और जो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल को बनाने में भी हेल्प करते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द डॉटर सेल, और ये जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें भी हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करते हैं ये। पिलाई और फिम्ब्री, many gram-negative bacteria possesses minute rigid cylindrical appendages extending outward of the cell wall। जो भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास जो है स्मॉल स्मॉल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि अडहेरिंग में हेल्प करते हैं, अडहेरेंस में। दीज आर कॉल्ड पिलाई और फिम्ब्री, और इनको पिलाई और फिम्ब्री कहा जाता है। पिलाई और फिम्ब्री आर प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल इन्वेलप ऑफ फॉर अ डिस्टेंस अप टू 2 μm। और ये जो पिलाई और फिम्ब्री होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। दे फंक्शन टू अटैच द सेल टू द सरफेस, और ये क्या करते हैं, एडहेरिंग का वर्क करते हैं, ये अटैच करते हैं सरफेस से। ठीक है, ये जो है अपने होस्ट के सरफेस को एकदम पकड़ लेते हैं अच्छे से ताकि उससे वो छूट ना पाए। और पिलाई का वर्क जो है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में भी होता है एक सेल से दूसरे सेल में। फ्लैजिला जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। द लोकोमोशन इन बैक्टीरिया इज अकम्प्लिस्ड बाय थिन हेयर लाइक appendages called flagella. Each flagellum is a whip-like structure of almost uniform thickness originating from cytoplasm just beneath the cytoplasmic membrane. The flagellum is a motility organelle that enable to chemotaxis and movement. फ्लैजिला जो है लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है वो 10 to 20 म्यू एंगस्ट्रॉम का होता है, लॉन्ग होता है, और बिटवीन 0.01 एंड 0.02 म्यू एम इन डायमीटर होता है। और ये दो तरह के होते हैं, पोलर फ्लैजिला और लेटरल फ्लैजिला। पोलर फ्लैजिला यानी कि एक सर्कुलर बैक्टीरिया रहेगा और उसके राइट साइड में फ्लैजिला जो है मूव करता रहेगा, अटैच रहेगा। फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है अरेंजमेंट, फ्लैजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पे। मोनोट्राइकस फ्लैजिला यानी कि जब फ्लैजिला एक हो, उसके साइटोप्लाज्म से एक फ्लैजिला अटैच हो इस तरह, तो उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस, जिसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास और लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस जब बैक्टीरिया के एक साइड ही कई सारे फ्लैजिला अटैच हो तो उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। एम्फीट्राइकस जब बैक्टीरिया के दोनों साइड एक एक फ्लैजिला अटैच हो तो उसको एम्फीट्राइकस फ्लैजिला कहेंगे, बैक्टीरिया कहेंगे, जिसके एग्जांपल है एक्वास्पाइरिलम सर्पेंस। पेरिट्राइकस जब बैक्टीरिया के चारों ओर जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये है पेरिट्राइकस फ्लैजिला बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल है प्रोटियस मिराबिलिस। ये बैक्टीरिया के चारों ओर कई सारे फ्लैजिला अटैच रहेंगे जो कि मूवमेंट में हेल्प करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो जो है ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दे, ताकि जिससे कि मैं आगे और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ।